नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखकर इसको क्लिक किया है, तो आज हम ज्योग्राफी यानी भूगोल का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है, भारत संसाधन एवं उपयोग। तो भारत में संसाधन किस प्रकार से मिलते हैं एवं इसका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, इसका हम आज इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लासेस को हम स्टार्ट करते हैं। और क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है, हमारा संसाधन, जो इस चैप्टर का नाम ही है। तो संसाधन सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि संसाधन हम कहते किसको है। ठीक है, तो संसाधन देखिए जैसा कि कह रहा है यहाँ पर कि संसाधन हम किसको कहते हैं, तो यहाँ पर आप इसको ध्यान से रख सकते हैं कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए कि हमारे पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। कहने का मतलब है, अगर इसको हम अपने सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं तो वे सारी वस्तुएं, अगर दूसरी भाषा में हम बात करें कि वे सारी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वे सभी क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। और जिसकी उपयोगिता नहीं हो वो संसाधन नहीं कहलाते। अब जैसे मान लिया जाए कि अभी मैं पृथ्वी की बात करूँ तो पृथ्वी के अगर 4 भाग में तो 3 भाग पानी है, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं है, इसलिए उस पानी को हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए उस पानी को हम क्या कहेंगे, संसाधन नहीं है। हाँ, फ्यूचर में अगर ऐसी तकनीक विकसित किया जा सकता है जिसको हम खारे पानी को मीठे पानी में बदल सकते हैं, तब जाके हम उसे संसाधन ला सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब तक किसी संसाधन को हम अपने यूज के लिए, मतलब मनुष्य उसको अपने यूज नहीं कर सका, उसको हम क्या कह सकते हैं, संसाधन नहीं कह सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ कहा गया है कि जो संभाव्य रूप और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, जिसका हम प्रयोग कर सके। अब मान लीजिए जिसका किसी भी चीज़ का हम प्रयोग कर ही नहीं सकते, उसको हम क्या कहेंगे, संसाधन नहीं कहेंगे। क्लियर है। अब जैसे में हम कह सकते हैं खनिज, वन, जीवाश्म ईंधन इत्यादि। अब खनिज में जैसे आपका हो गया लोहा, जो भी हम खनन करके जो पृथ्वी के अंदर से हम निकालते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। वन में आपका बहुत सारे वन में आ जाएगा जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम हो गया, सीएनजी गैस हो गया, एलपीजी गैस हो गया, बहुत सारा हो गया इत्यादि के हम। अगर मैं संसाधनों की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो संसाधन को कई भागों में बांटा गया। ठीक है, उसकी उत्पत्ति के आधार पर इस प्रकार से सभी वर्गों को अलग अलग भागों में बांटा गया। अब पहला नंबर आप देख सकते हैं कि संसाधन को बांटा गया, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। पहला है आपका जैव संसाधन और दूसरा क्या है, अजैव संसाधन। और इस सभी की हम चर्चा एक एक करके इसी वीडियो में हम देखेंगे, इसलिए क्लासेस को अंत तक बने रहिए। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर और उससे रिलेटिव सारे क्वेश्चन आंसर आपको यहीं पर करा दिए जाएंगे, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हो गए। पहला आपका हो गया जैव संसाधन और दूसरा क्या हो जाएगा, अजैव संसाधन। अब जिसको हम उपयोग करते हैं, उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हो जाएंगे, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, जिसको हम उपयोग करते हैं। और नवीकरणीय संसाधन क्या और नवीकरणीय संसाधन क्या, इसी वीडियो में हम बाद में इसकी भी चर्चा करेंगे और सभी का डिफिनेशन, सभी का परिभाषा हम आपको बताने वाले, तो क्लास के अंत तक बने रहिए, आपको एक एक चीज बताया जाएगा। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब क्या होता है, मालिक। अगर मैं बात करूं कि स्वामित्व का मतलब क्या होता है, तो स्वामी का मतलब होता है कि इस चीज़ का मालिक है ना, कि उस चीज़ पर किसका अधिकार है, तो उस चीज़ का अधिकार किसका है, तो स्वामित्व का मतलब क्या हो जाएगा, मालिक हो जाएगा। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भाग में बांटा गया, एक हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन, मतलब जो किसी निजी व्यक्ति का हो, सामुदायिक संसाधन जो उस मोहल्ले के सभी समुदाय उस पर काम कर रह सके, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्लियर है। चलिए, और विकसित के स्थिति के आधार पर, जो मतलब फ्यूचर में ऐसा संसाधन जो अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में उसको विकसित, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया था कि खारे पानी, तो दुनिया में पानी क्या है, खत्म होने के कगार पर है। लेकिन अब मैं बात कर सकता तो महासागर, बहुत सारे ऐसे महासागर है, नदी है, तालाब है, जिसका हम पानी पीने लायक यूज नहीं कर सकते। लेकिन फ्यूचर में अगर ऐसी कोई तकनीक आती है जिसको हम उपयोग में ला सके, ठीक है, तो वो हमें फ्यूचर के आधार पर हम इसे डिपेंडेंट करते हैं, जिसको संभव संसाधन, विकसित या भंडार भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन 2 प्रकार के थे, तो उसमें से पहला क्या है आपका, अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन हम किसको कहेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इसमें सजीव के सभी लक्षण
मौजूद होते हैं। मतलब जैव संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन के रूप में भी हम इसको जान सकते हैं कि ऐसे संसाधन जो प्राप्ति मतलब हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया हो। इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, मतलब जो एक सजीव प्राणी में लक्षण होना चाहिए वो इसमें, जैसे मनुष्य, अब हमें कौन बनाया है? तो हमें ईश्वर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय, मतलब जो सजीव के अंतर्गत में जितने भी आते हैं वो सभी, तो इसको हम क्या कहेंगे? जैव संसाधन के रूप में इसको हम कहते हैं। ठीक है। और वैसे अजैव संसाधन किसको कहते हैं? तो प्रकृति, ये भी प्रकृति के द्वारा, लेकिन ये निर्जीव संसाधन हो जाएंगे। तो अजैव संसाधन किसको कहेंगे? तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव, यहाँ पर अजीव लिखा गया हुआ है तो आप इसको क्या करिएगा? अजैव लिखिएगा। अजैव संसाधन कहा जाता है। ठीक है। तो अजैव संसाधन मतलब प्रकृति के द्वारा वे सारी संसाधन जो मतलब निर्जीव की अवस्था में पाई जाती है। अब जैसे सोना है, तो सोना हमने बनाया नहीं है, कोयला हम खनन करके निकालते हैं, पेट्रोलियम हम निकालते हैं, तो मतलब प्रकृति में उपस्थित या पर्यावरण में हमारे उपस्थित वे सारी वस्तुएं जो निर्जीव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ये उत्पत्ति के आधार पर मतलब ये हुआ है, ये ईश्वर के द्वारा, ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अजैव, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैसे में आपका आ जाएगा चट्टान, धातु एवं खनिज। तो चट्टान में आप जानते हैं धातु आपका हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? खनिज हो जाएगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला आपका क्या है? अनवीकरणीय संसाधन, और दूसरा क्या है? नवीकरणीय संसाधन। तो हम नवीकरणीय संसाधन के बारे में पहले कह लेते हैं कि सर जी नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं। तो ये कई बार पूछा गया और ये एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसे आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए और एक एक चीज़ को आप नोट करके इसको याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए नवीकरणीय संसाधन हम किसको कहेंगे? तो वैसे संसाधन जिन्हें रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवकृत या पुनः प्राप्त किया जा सके उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका नामे में क्या है कि नव, मतलब उसको दोबारा हम क्या कर सके? बना सके। अब मान लीजिए कि मेरे पास मोबाइल है, तो मोबाइल खराब हो गया, तो मोबाइल को हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, है ना। कोई ऐसा संसाधन, अब जैसे में क्या है? ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है, मतलब जल से जैसे हम बिजली प्राप्त करते हैं, वन एवं वन्य प्राणी हैं। तो यानी मुख्य मोटा मोटी भाषा में और सरल भाषा में हम ये समझें कि वे सारी संसाधन जिसको हम एक बार ख़त्म हो जाए, मतलब एक बार ख़त्म हो गया और उसको हम पुनः क्या कर सके? प्राप्त कर सकें। ठीक है। उसको जैसे सोलर बैटरी हो गया, ऊर्जा आप देखे होइएगा कि राजस्थान जी ये मरुस्थल इलाका में ज़्यादा पाया जाता है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है। तो उसके ऊपर आप जैसे सौर बैटरी, तो सूर्य की रोशनी से हम इसको क्या करते हैं? बैटरी चार्ज करते हैं और फिर अपने बल में घर में जल विद्युत का यूज करते हैं। तो उस प्रकार से यानी कहने का मतलब क्या है कि वे सारी संसाधन या वे सारी वस्तुएं नवीकरणीय संसाधन कहलाती है, जिसको अगर हम एक बार ख़त्म कर ले उसे हम पुनः प्राप्त कर सकें। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। ये एक बार प्रयोग होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। अब अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो मोटा मोटी भाषा में आप ये समझिए कि वैसे संसाधन जिसको अगर हम एक बार समाप्त कर सकें तो दोबारा प्राप्त करना क्या है? मुश्किल है, यानी असंभव है, या हो सकता है कि इसको अगर दोबारा प्राप्त कर सके तो उसमें लाखों वर्ष लग सके। जैसे आपका जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन आप लोग पढ़े होइएगा, कोयले कैसे प्राप्त होती है? पशु पक्षी या पेड़ के दब जाने के कारण जो लाखों वर्षों के पास जो अंदर में रासायनिक प्रक्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण हमें कोयला या पेट्रोलियम मिलता है, तो इसमें हमें लाखों वर्ष लग सकते हैं। तो इसलिए वैसे संसाधनों को हम किस कैटेगरी में रखें? अनवीकरणीय संसाधन में रखें कि अगर हम इसको एक बार उपयोग कर लें और ख़त्म हो जाएगा तो इसे पुनः प्राप्त करना क्या है? असंभव है। इसलिए कहा जाता है कि अगर पानी खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म, आप देख रहे हैं कि पेट्रोलियम खत्म हो रहा है तो सरकार क्या ला रही है? एक इलेक्ट्रिक बाइक ला रही है, सीएनजी पर गैस चलने वाला गाड़ी ला रही है, ताकि पेट्रोलियम अगर खत्म हो जाए तो दुनिया क्या हो जाएगी? एकाएक रुक जाएगी, ठप हो जाएगी। इसलिए पेट्रोलियम तो खत्म होने के कगार पर है। अगर 50 वर्षों तक चल सकती है, लेकिन 50 वर्षों में हमें वैसे संसाधनों को विकास करना है कि अगर मान लिया जाए कि अगर एक इधर की कोई वस्तु अगर खत्म हो जाती है तो हमें कोई एक ऐसे वस्तु या ऐसी तकनीक को आगे विकास कर ले जाना है कि अगर इस चीज़ की हमें ज़रूरत ना पड़े और हम सही ढंग से दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर हम विकास कर सकें। क्लियर है। चलिए अब हम आगे देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर क्या है कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? तो देखिए व्यक्तिगत मतलब किसी एक निजी व्यक्ति, अब जैसे किसी का घर हो गया, किसी जमीन का टुकड़ा हो गया, किसी का बगीचा हो गया, किसी का तालाब हो गया,
तो मतलब किसी एक व्यक्ति का खास हो, निजी व्यक्ति नहीं। हम अपने गांव घर में कहते हैं कि ये हमारा घर है, ये हमारा जमीन है। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या है कि ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में रहता है, मतलब कोई एक व्यक्ति के खास क्षेत्र में रहता है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं। मान लीजिए कि हम लोग क्या रसीद कटाते हैं, अब हमारे पास जो ज़मीन है उसका हम क्या करते हैं, रसीद कटाते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या है, संपत्ति हमारी है, हमारी जब इच्छा होगी हम उस संपत्ति को बेच सकते हैं, हमारी जब इच्छा होगी हम उस पर जो करना है हमें करना है। तो यानी उसके बदले में सरकार को हम टैक्स देते हैं, लेकिन वो संपत्ति किसी है, किसी एक व्यक्ति की है, ठीक है, जिसके बदले वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, भूखंड, घर, वह अन्य जायदाद हो जाएगा, ठीक है, मतलब किसी एक व्यक्ति की जायदाद जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व हो। जैसे मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या हो जाएगा, बाग हो गया, मतलब किसी का बाग, बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये किसी एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं। तो सामुदायिक संसाधन देखिए किसे कहेंगे कि सामुदायिक संसाधन क्या है, तो ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। मतलब सामुदायिक संसाधन ऐसे हम कहते हैं कि उस क्षेत्र में जितने लोग रह रहे हैं उस सभी का अधिकार उस संसाधन पर होंगे। अब जैसे में आपका चारागाह हो गया, भूमि हो गया, शमशान हो गया, या कब्रिस्तान हम कह सकते हैं। तो कब्रिस्तान क्या है, उसमें जो भी हो सभी व्यक्ति, उस समूह के सभी व्यक्ति वहाँ पर जाके अपना साथी लाश को जलाते हैं। आपका मंदिर हो गया, मंदिर में हम सभी, अभी कहीं मंदिर अगर नहीं बनता है तो हम लोग संगठित होकर चंदा लगाकर मंदिर या मस्जिद का निर्माण करते हैं, और हम सभी अब मंदिर मस्जिद में अपनी पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। उसके बाद सामुदायिक भवन हो गया, जैसे पंचायत भवन हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, ठीक है। आपका तालाब हो गया, सार्वजनिक तालाब, सार्वजनिक पार्क हो गया। पार्क में आप देखते हुए किसी एक व्यक्ति नहीं जाता है, वहाँ उस क्षेत्र के जितने व्यक्ति रहते हैं सब वहाँ पर जाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं। पिकनिक स्थल हो गया, खेल का मैदान हो गया। तो मतलब मोटा मोटी भाषा में इतना याद रखिए, सरल भाषा में इतना याद रखिए कि वे सारी संसाधन जिस पे किसी खास समुदाय का, मतलब पूरे समुदाय का लोग उसका क्या कर सके, उपयोग कर सके इत्यादि हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हमें याद रखना है। क्लियर है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो कानूनी तौर पर, ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय है। मतलब हमारे देश के अंतर्गत जितने चीज़ है, चाहे वो हमारा जमीन हो, ठीक है, चाहे हमारा कुछ भी हो, अगर देश के अंतर में, अगर राष्ट्र के अंतर में जो भी संसाधन आती है वे सब क्या कहलाएगी, आपकी राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगी। क्लियर है। तो क्या कहलाएगी, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगी। अगर मैं बात कर लूँ आगे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको एक एक चीज़ का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। बेहतरीन ढंग से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, आप इसका नोट्स बना सकते हैं। नोट्स हम आपको अवेलेबल करा देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, और ताकि पल पल का अपडेट आपको बिहार बोर्ड से रिलेटिव जो भी होगा हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, हम चर्चा कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूएन कहते हैं। मतलब हमारे दुनिया में जो इतने देश है सभी ने मिलकर क्या किया, एक यूएन स्थापित किया है, जिसका काम है कि सभी देशों, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इंटरनेशनल कहते हैं उसको। तो ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। अब देखिए कई बार ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कि कितनी तट रेखा दूर तक किसी देश का नियंत्रण रहता है। तो 200 किलोमीटर। अब जैसे मान लीजिए कि अपने देश का अगर मैं केरल की बात करूं तो रामेश्वरम सबसे अंतिम इलाका है समुद्र का, तो वहां से लेके 200 किलोमीटर तक जहां तक जाएगी वो भारत के अधिकार क्षेत्र में रहेगा, और 200 किलोमीटर के बाद जब ही आ जाएगा तो वो भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं रहेगा, वो किसके अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा, जिसकी यहाँ पर मैंने चर्चा की है। अब जैसा कि हमने नीचे में दिया है, देख सकते हैं आप कि किसी देश की तट रेखा 200 किलोमीटर की दूरी का
क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि किसी देश की तट रेखा कितनी किलोमीटर दूरी तक क्षेत्र का अपवर्तक क्षेत्र माना जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा कितना, तो 200 किलोमीटर तक वो किसी देश का अधिकार क्षेत्र में आएगा, अन्यथा वो नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर जो हमारे संसाधन हैं, एक पहला क्या हमने बताया था, संभावी संसाधन। तो संभावी संसाधन हम किसको कहेंगे, तो संभावी से ही लगता है क्या है कि इसमें हमें एक संभावना की नजर आ रही है। संभावना मतलब जिसमें संभावना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे संसाधन जिन्हें उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, मतलब ऐसे संसाधन हैं जिनको हम उपयोग में लाने की संभावना है, किंतु तकनीक की कमी, दुर्गम क्षेत्र तथा अन्य कारणों से उनका उपयोग नहीं होता है, उसे हम संभावित संसाधन कहते हैं। अब मान लिया जाए कि हम कह दिए कि हमारे घर के नीचे बहुत सारा पेट्रोल है। ठीक है, मतलब पृथ्वी के नीचे हमारे जो ज़मीन है वहाँ पर क्या है, पेट्रोल है, लेकिन पेट्रोल खनने के लिए हमारे पास वो तकनीक नहीं है। तो हम तो जानते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल है, यहाँ पर संभावना हो सकती है पेट्रोल, लेकिन हमारे पास तकनीक नहीं है, जिसके कारण हम इसे यूज नहीं कर सकते, लेकिन संभावना है। तो ऐसे संसाधन को हम क्या कहेंगे, संभावित संसाधन के अंतर्गत रखा गया है कि भाई साहब ऐसे संसाधन जिनका उपयोग फ्यूचर में किया जा सकता है, भविष्य में किया जा सकता है या उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, किंतु क्या हो जाएगा, तकनीकी के कारण उसका यूज हम नहीं कर सकते। तकनीकी कमी या दुर्गम क्षेत्र, मान लीजिए कहीं कहीं समुद्र में बहुत सारा तलाती क्या है, पेट्रोल छुपा हुआ है, लेकिन तकनीकी के कारण दुर्गम क्षेत्र वहाँ पर जा नहीं सकते, अन्य कारणों से उनका उपयोग नहीं होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, संभावित संसाधन कहते हैं। क्लियर है? अब आगे हम बात कर लेते हैं कि विकसित संसाधन क्या है। अब देखिए विकसित संसाधन क्या है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि जिन संसाधनों की तकनीक विकसित हो चुकी है और जिन्हें खोजकर उनका उपयोग किया जाता है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। अभी आप सुनो होइएगा आरओ, हर जगह आरओ का प्रचार किया जाता है कि जहाँ पर थोड़ा नमकीन पानी है उसको क्या कर लेता है, पीने लायक पानी बना दिया जाता है। कहीं कहीं आप गांव में घर में जाते हुए तो आपके इलाके का पानी अच्छा रहता है और किसी दूसरे इलाके का पानी अच्छा नहीं रहता है, तो वो आरओ लगाया रहता है, फिल्टर करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, विकसित संसाधन के अंतर्गत रखा जा सकता है कि उसकी तकनीक विकसित हो चुकी है और जिनको खोज कर हम जिसको उपयोग में, तो संसाधन हमने आपको शुरू में बताया कि जिस चीज़ का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं उसको हम संसाधन नहीं कहेंगे, लेकिन जिस चीज़ का हम उपयोग कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, संसाधन। तो वैसे प्रकार के हम क्या कहेंगे, उसको संसाधन। तो उपयोग आरओ लगा के, आरओ में जो खारा पानी आता है, जो तो नमकीन थोड़ा पानी रहता है, उसको हम क्या करते हैं, आरओ फिल्टर करके उसको मीठा पानी बनाता है, जिससे हम उसको आसानी से पी सकते हैं। तो वैसे उसको हम क्या कहेंगे, विकसित संसाधन के अंतर्गत रखा गया। क्लियर है? चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं भंडार संसाधन। तो भंडार संसाधन किसको कहेंगे, तो भंडार से ही नजर आ रहा है कि इसको भंडार किया जाता है, मतलब फ्यूचर में, कि अगर अभी इसका खत्म हो गया तो अगर फ्यूचर में बाई चांस अगर नहीं मिलेगा तो किस प्रकार से, तो जो संसाधन किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद हो तथा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनका उपयोग नहीं हो रहा है, उन्हें भंडारण संसाधन भी, उनके भंडारण संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब मान लिया जाए कि इसको हम क्या कह सकते हैं कि भंडारण संसाधन की फ्यूचर में हम इसका उपयोग कर सकें, है ना, जो संसाधन किसी क्षेत्र में मौजूद है लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में, यानी तकनीक, इसमें भी तकनीक के अभाव में जो हम उसे यूज नहीं कर सकते, लेकिन इतना पता है कि हम उसे फ्यूचर में, इन फ्यूचर जब तकनीक को हम विकसित कर सकते हैं, हमारे पास वैसा साइंस या टेक्नोलॉजी आएगा जिसका हम उपयोग करके इसको हम इन फ्यूचर हम इसका यूज कर सकते हैं, वैसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं, भंडार संसाधन कहते हैं। अब देखिए संचित कोष संसाधन, तो संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं, तो कहता है कि वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश में है, मतलब संचित कोष संसाधन भंडार संसाधन के ही क्या है, अंतर में आता है, जिससे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, मतलब इसका तत्काल उपयोग अभी भारत में प्रारंभ नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास वैसे तकनीक का विकास नहीं हो पाया है जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे प्रकृति में अजैव या जैव मंडल द्वारा दिया गया उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं अभी तक। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसका अच्छे पार्ट 2 वीडियो हम जल्द ही ला रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप
लाइक कर दीजिए और शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं फिर इसी तरीके से एक मज़ेदार क्वेश्चन, एक मज़ेदार चैप्टर के साथ, मज़ेदार क्लास के साथ। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।